Macafieja world. नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। बेसिकली इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मे भी हो सकता है कि आपने पढ़ा भी हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन। बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट कैसे कंपेयर किया था, या किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे कंपेयर करते हैं। मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ और आप लोग जरा मुझे एक्सप्लेन करिए कि हाउ टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड। कंपाउंड लिखिए, C2H5OH, CH3CH, CH3OH, CH3C, CH3OH। एक तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करिए और एक्सप्लेन करिए कि कैसे आपने डिसाइड किया। उसके अलावा आपके पास एक केस है, चलिए ये मैंने आपके सामने दो केसेस बनाए हैं, आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने। सोचिए कैसे कंपेयर होंगे। ये अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग है। आप इनको चाहो तो अलग अलग नंबरिंग भी दे दो, दिस इज ए, दिस इज बी। आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना है और रीजन भी बताना है। किसी को कुछ आइडिया लगा हाउ टू कंपेयर देयर बॉइलिंग पॉइंट? सर पहले वाले का मालूम था। बताओ क्या हो, पहले वाले में क्या आंसर आया? सर C2H5OH का सबसे ज्यादा है और लाल और वो मतलब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले जानो कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है। बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे मेजर फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस एरिया, एंड सेकेंड मेजर फैक्टर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो पहले आप कंपेयर करेंगे क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो आपने अगर मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो इन सबके मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या मिल रहा है? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? इसका है। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल जो मैंने दिया है, इसमें हम मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें हम मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। तो जब मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर नहीं कर सकते तो फिर हम क्या देखते हैं, देन फिर हम सरफेस एरिया देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया यहाँ पर किसका है? जो सबसे स्ट्रेट चेन होगा। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती है उतना सरफेस स्फेरिकल होता जाएगा और स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर आपको ऐसा मिलेगा। तो ये दो पॉइंट याद रखिए, ये तो जीओसी से भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड है सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल, वाटर सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल। तो मैं यहाँ पर आपके सामने अल्कोहल्स दे रहा हूँ, आपको पहचानना है और बताना है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। और आपको रीजन रीजन भी सोचना है, विदाउट रीजन नहीं। जो भी आप बोले उसके साथ में एक फैक्ट भी बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। ये आपकी जीओसी की नॉलेज के लिए है सारे क्वेश्चंस।
और आते हैं इन पे क्वेश्चन। चलिए इन तीनों का अगर मैं आपको बोलूं, इनका ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बताइए वाटर में, वाटर में कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? देखिए वाटर में सॉल्युबिलिटी निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन वाटर के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वही वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबके पास ऑक्सीजन है और सबके पास हाइड्रोजन है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है? प्रॉब्लम है स्टेरिक हिंड्रेंस। कहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और कहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है? हाइड्रोजन बॉन्ड को सिर्फ एक ही चीज रोकती है, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ये वाला ओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए लेस अवेलेबल हो पाएगा। तो ये वाला अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बनाएंगे तो वो ऑर्डर आपको कैसा मिलने वाला है? ऑर्डर विल बी दिस, ऐसा। रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। इसके अलावा अब आते हैं थर्ड, वो तो प्योरली आपको आंसर आना ही चाहिए, वो है एसिडिक करेक्टर। अगर आपको मैं अल्कोहल्स दे दूं और उनका एसिडिक करेक्टर कंपेयर करने को बोलूं, एसिडिक करेक्टर, तो एसिडिक करेक्टर बनाइए। मैं आपको अल्कोहल्स दे रहा हूं यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपसे आना ही चाहिए। देखो मैं खुद ही पूछता हूँ। माइका आप बताओ मुझे जरा इसका आंसर। Maika, what is the acidity order of all these acids, alcohols? सर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद से CH3OH पहले आएगा। आप श्योर क्यों नहीं हो? इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट ही आपका श्योर नहीं है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन प्योरली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आपको सिखाया गया होगा कि प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस एसिडिक करेक्टर। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ लगा है और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट कहाँ लगा है? यहाँ पर 3 मिथाइल लगे हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल लगा है, यहाँ 1 मिथाइल लगा है और यहाँ पर तो एक अकेला कार्बन है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना लेस एसिडिक ऑर्डर आपको ऐसा मिलेगा। एंड ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय प्लस आई इफेक्ट। इसका मतलब आपको इंडक्टिव इफेक्ट का काम ही नहीं पता है। देखिए ये जो चीजें आपको पता चलती ना ड्यूरिंग लर्निंग की हमारा ये चैप्टर तो खत्म है, ये तो हमें आता ही नहीं है, इमीडिएटली आपके प्लानर में वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि अब हमें ये रिवाइज करना है, क्योंकि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको मेसोमेरिक, आपको रेजोनेंस, जीओसी और आईयूपीएसी, ये 3 चैप्टर आपके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। जीओसी, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म, these are the building blocks of organic chemistry। अगर आपको ये 3 चीजें नहीं आती हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप सर के बल खड़े हो जाइए, आपको कभी नहीं आएगी। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो आपका कमांड इन 3 चीजों के ऊपर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको अगर इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो इमीडिएटली आपको कहीं पर नोट करना चाहिए कि हमें इन चैप्टर्स पे वर्क करना है। चलिए तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू दी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब हम लोग अल्कोहल्स की यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसमें से सबसे पहले रिएक्शन विद HX और NaX और HX प्लस ZnX2। ये हमारे पास 3 डिफरेंट पॉसिबल रिएजेंट है, वेयर X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ठीक है, तो इनके साथ में जब भी अल्कोहल रिएक्ट करता है, इनमें से कोई भी रिएजेंट ले लीजिए, एनी वन, मैं जैसे HX ले रहा हूं, तो ये हमेशा क्या करता है, X जो है वो OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपको ये प्रोडक्ट क्या देगा, यहाँ पर RX प्लस H2। आपको यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, RX प्लस H2। कोई भी अल्कोहल जब भी अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो वो आपको हमेशा इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ मैकेनिज्म हर जगह पे सब्स्टिट्यूशन है। अब वो सब्स्टिट्यूशन SN1 है, SN2 है, ये सब R पे डिपेंड करेगा कि आपने R क्या यूज किया है। तो ये रिएक्शन आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद SOCl2। आपको वहां पर हमने बताया था कि जब भी आपको अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना है, यू हैव द बेस्ट रिएजेंट SOCl2। अब हम लोग उसी रिएक्शन की मैकेनिज्म यहाँ पर देखेंगे, रिएक्शन विद SOCl2। तो SOCl2 जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहला, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine base, in presence of pyridine base। pyridine base क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H5N, या अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो ये ऐसा दिखता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो देखिए ये कैसे रिएक्शन करता है। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म। तो जब भी आप अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस और हीट करते हैं, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है ClR। इस तरह से लिखने का पर्पस क्या है, इट शोज कि आपके कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पर क्या हुआ है, कंपाउंड का इन्वर्जन हो गया है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया है। ठीक है, अब आते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शन हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए ये जो SOCl2 है, SOCl2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये जो अल्कोहल है, सबसे पहले ये अल्कोहल एज अ लोन पेयर और न्यूक्लियोफाइल इस सल्फर के ऊपर अटैक करे। कैसे, सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अल्कोहल अपने लोन पेयर से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करने के लिए इधर अटैक करेगा। तो ये इसके ऊपर इधर जैसे ही अटैक करेगा, इमीडिएटली आपको इस तरह का एक इंटरमीडिएट स्टेज मिलेगा, ROH प्लस SO माइनस Cl ऐसा दिखेगा। ये आपके एक इंटरमीडिएट स्टेज आपको इस तरह की दिखेगी। फिर इसके अगले स्टेप में क्या होगा, ये कंपाउंड फिर से रीअरेंज होगा। कैसे, ध्यान से देखिए कैसे रीअरेंज होगा। ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा एज अ पाई बॉन्ड, और उसके कॉन्जुगेशन में ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये Cl लेके यहाँ से लीव कर जाएगा। जैसे ये यहाँ से लीव करेगा तो आपको कुछ इस तरह की चीज देखने को मिलेगी, ROH प्लस SCl, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये जैसे इधर आया ये इधर से लीव किया और आपको इस तरह का एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। अब ये जो यहाँ से Cl माइनस अभी लीव किया है ना, अभी ये अपना रोल प्ले करेगा अगले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में ये जो Cl माइनस है ये क्या करेगा, वो इस H प्लस को वहां से अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा, यानी उसको रिमूव करवाएगा। मैं उसको थोड़ा सा अलग कलर से ले लेता हूं तो सो दैट आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। Cl माइनस,
ये Cl माइनस देखिए यहाँ पे क्या करेगा, Cl माइनस विल पुल दिस H प्लस, और ये H अपने दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएगा, इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं रखना चाहेगा, उसके लिए उसने इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक होने दिया, और ये Cl इस H को पुल करके HCl बना लेगा और बाहर निकल जाएगा, और आपके पास यहाँ पर फाइनली मिलेगा आपको ROS डबल बॉन्ड OCl। आपको इस तरह से मिलेगा। ये इस रिएक्शन का सबसे मेन इंटरमीडिएट है। और साथ में क्या बना है, साथ में ये HCl यहां से निकल गया है, वो मैंने ऐसे लिख दिया है। ये है इस रिएक्शन का मेन इंटरमीडिएट। ठीक है, इसको रोशेल सॉल्ट भी बोला जाता है। तो ये मेन इंटरमीडिएट आपका बना। अब इसके बाद अभी पिरिडीन बेस ने अपना काम नहीं किया, अब पिरिडीन बेस का काम शुरू होता है। पिरिडीन क्या करता है, पिरिडीन इज दिस कंपाउंड, इसके पास लोन पेयर है, और ये जो HCl यहाँ पे रिलीज हुआ है, ये एक बेस है, ये एक एसिड है। तो आपको पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे क्या बना के देंगे, सॉल्ट। तो ये किस टाइप का एसिड बेस रिएक्शन है, ये एक ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर HCl अपना प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये यहाँ पे बनाएगा C5H5NH प्लस Cl माइनस। इस तरह से आपको यहाँ पर ये एक सॉल्ट मिलेगा। क्लियर? अब जैसे ही ये सॉल्ट मिला, तो इस सॉल्ट में जो Cl माइनस है, ये तो कीटायन है, और ये सोल्यूशन में तो ये दोनों सॉल्ट यानी आयंस के फॉर्म में होंगे। अब यही वाला जो Cl माइनस है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये वाला Cl माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक करेगा। कैसे? ये यहाँ पर देखो, ये Cl माइनस सब्स्टिट्यूशन करना चाहता है किसका, इस SO2Cl ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है ये Cl माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर ये पार्ट मैं इसको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट करके लिख देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि ये यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे लीव करना है, ये लीविंग ग्रुप है, और ये यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इनको लीव कराना चाहेगा, तो कैसे लीव कराएगा, तो अगर उसको इनको लीव करवाना है तो ये Cl माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, और वो किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इस तरह से। तो आपके पास जो रिजल्ट में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ऐसा दिखेगा। ये देखिए बैक साइड अटैक हो रहा है, जिधर से लिविंग ग्रुप है उधर से नहीं, उसके अपोजिट साइड से आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो O माइनस है वो ऐसा जाएगा, O माइनस SOCl। अभी ये फिर क्या करेगा, ये वाला फिर से रीअरेंज होगा इस तरह से, ये यहाँ पर निकला, ठीक है, डबल बॉन्ड के फॉर्म में जाएगा, और ये Cl यहाँ पे लीव कर जाएगा। तो इसके लीव करने से यहाँ पर SO2 गैस और ये Cl माइनस, और Cl माइनस सोल्यूशन से H प्लस लेके HCl गैस बना देगा और एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या हुआ है, इन्वर्जन। तो जब भी SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपने नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए। कोई स्टेप आपको अगर नहीं समझा हो किसी को भी, ये अभी हमने देखा है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन बेस। यहां तक का आपने जो इंटरमीडिएट बनने तक का प्रोसीजर है आपने देखा होगा, उसमें पिरिडीन का कोई काम नहीं, पिरिडीन इस इंटरमीडिएट बनने के बाद एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ बेस।
तो जब हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ बेस जाते हैं तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म यूज होती है वो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैकेनिज्म यूज होती है SNI। SNI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर सॉरी इंटर नहीं, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल भी होगा और उसी में लीविंग ग्रुप भी होगा। तो कोई एक लीविंग ग्रुप बन जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो पहला मैकेनिज्म मैं नहीं लिख रहा हूँ। पहला वाला मैकेनिज्म से मेरा मतलब है कि ROH जब SOCl2 से रिएक्ट करता है तो इंटरमीडिएट बनाता है ROSOCl। ये तो यहाँ तक का स्टेप तो सेम एज एबव है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है उसके बाद वाले स्टेप में। यानी इस इंटरमीडिएट के अंदर में क्या होने वाला है? इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। तो मैं इसको बिल्कुल उसी सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ सो दैट ये अच्छे से विजिबल हो जाए। तो ये मैंने देखिए ROSOCl है। अब इस ROSOCl में कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा और कौन सा लीविंग ग्रुप बनेगा वो आपको समझना है। यहाँ पर देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये लीविंग ग्रुप है। ये बॉन्ड यहाँ से लीव करेगा, ठीक। और Cl इधर से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ये यहाँ से लीव करेगा और ये लीव करके यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा? निगेटिव चार्ज। और ये निगेटिव चार्ज इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। तो आपको रिजल्ट में जो कंपाउंड देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। RCl प्लस और इधर से ये क्या निकल गया? SO2 और HCl तो आपने पहले ही निकाल दिया था। इस तरह से ये SNI रिएक्शन हुई है। यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप है जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है और ये Cl यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सब कुछ देखो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। एक ही कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल भी है, एक ही कंपाउंड में लीविंग ग्रुप भी है, सबस्ट्रेट भी एक ही जगह। इसीलिए बोलते हैं इसको इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। बना लीजिए इसको। और यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर रिटेंशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऊपर क्या हुआ था? इन्वर्जन, यहाँ पर रिटेंशन। तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री से कनेक्ट करके क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ लेना होगा कैसे करना है। चलिए, ये तो हो गया SOCl2 का इन दी एब्सेंस ऑफ pyridine बेस। इसके बाद इसी सीरीज में ही थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद PBr3। रिएक्शन विद PBr3। तो PBr3 के साथ में इसकी रिएक्शन कैसे होती है? आप बहुत आसानी से आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ROH को जब भी PBr3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये OH को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर क्या लगा देगा? RBr लगा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस कंपाउंड का क्या हो जाता है? इन्वर्जन हो जाता है। लेकिन आपको वो इन्वर्जन अभी देख नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पे इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना होगा। मैकेनिज्म से इसका प्रोडक्ट बनाना है। देखिए मैकेनिज्म में कैसे वर्क करता है ये। यहाँ पर हमने लिया है PBr और इधर से ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो ये यहाँ से इसके ऊपर, इस P के ऊपर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये P यहाँ से ये Br को लीव कराएगा एज अ लीविंग ग्रुप। तो जैसे ये लीव कराएगा तो हमारे पास यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देगा RO प्लस HPBr2।
इस तरह से कुछ बनाएगा और Br- यहाँ से लीव कराया। ये था स्टेप नंबर 1। अब सेकेंड स्टेप में देखिए, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी भी प्लस चार्ज नहीं रखना चाहेगा। ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन लूज करने की उसकी टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये जो Br- आपने यहाँ से निकाला था वो इस H+ के साथ रिएक्ट करेगा और ये अपने ये वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा और ये आपको कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखेगा ROP Br2 और ये आपका जो HBr है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इसके बाद वाले स्टेप में नेक्स्ट अब अल्कोहल फिर से आएगा और ये प्रोसीजर तब तक कंटिन्यू रहेगा जैसा जो आपने अभी परफॉर्म किया है, जब तक यहाँ से सारे Br सब्स्टिट्यूट ना हो जाएं। तो एक बार फिर से अल्कोहल आएगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आपको मिलेगा RO2P Br। फिर से यहाँ पर एक बार अल्कोहल आएगा और आपको मिलेगा RO_P ऐसा मिल जाएगा। जब आपको ये कंडीशन मिल जाती है तब आपको रुकना है। RO_P। अब इस RO_P इसके ऊपर ये जो आपने H+ निकाला था यहाँ पर वो अब H+ रिएक्शन करेगा। कैसे देखिए, ROPOR। आपको पता है हर एक ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है। तो अब यहाँ पर ये जो H+ है वो वापस इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनाएगा इस तरह से RO+HPOR ट्वाइस। क्लियर। अब अगेन यहाँ पर आएगा फिर से क्या, Br- जो H+ तो आपने यहाँ पर यूज किया और जो इसका बचा हुआ Br- है अब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो किसके ऊपर अटैक करने जाएगा, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये प्लस चार्ज होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज कराएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से इधर शिफ्ट कर देगा और आपके पास जो कंपाउंड देखने को मिलेगा वो एक तो मिलेगा Br और दूसरा आपको ये जो यहाँ बचा हुआ मिलेगा वो होगा, दैट इज व्हाट, POR ट्वाइस OH। इस तरह से आपके पास ये कंपाउंड यहाँ पर बचा हुआ मिलेगा। तो ये जो आपका बना है ये क्या है, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है क्योंकि ये कहाँ से अटैक हुआ है, बैक साइड से अटैक हुआ है Br- का और ये यहाँ से लीव कर जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। तो इन सब में आप देख रहे होगे कि नॉर्मल SN1 SN2 से डिफरेंट रिएक्शन हो रही, इसीलिए इनको मैंने आपको करके दिखाया है। जहां पर भी ऐसा होता है जो एक नॉर्मल SN1 SN2 से डिफरेंट रिएक्शन हो रही होती है उसको ही आपको थोड़ा सा जानना होता है। ये हमने PCl3 PBr3, यहाँ पर हम लोग इसकी साथ में PCl3 भी ले सकते थे सिमिलर वे में। चलिए अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ मेथड आता है। फोर्थ मेथड है रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5, तो ये बिल्कुल वही काम करेगा जो पीछे ऊपर आपने देखा, बिल्कुल वही। ROH प्लस PCl5 gives RCl प्लस POCl3। ये सारी रिएक्शन जो हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिएक्शन देखी है ये सब अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के मेथड है, बट हमने अल्काइल हैलाइड में इनकी मैकेनिज्म स्टडी नहीं की थी, यहाँ पर हमने इनकी मैकेनिज्म को देखा है। तो ये सिंपल मेथड्स थे। इसके बाद हमारे पास अब फिफ्थ मेथड आता है। द फिफ्थ मेथड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
ये रिएक्शन भी आपने वहां पर पढ़ा था एल्कीन में। एल्कीन का जब हाइड्रेशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बनता है। तो इट इज रिवर्स ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है? बोलिए भाई। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर करते हैं तो ये क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है? किसी को याद है? किसी को कुछ याद नहीं है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में एट हाई टेम्परेचर E1 mechanism and at low temperature SN1 mechanism. Third, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। द इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। और आपको पता है कि जहां पर भी कार्बोकेटायन होगा, चाहे वो E1 मैकेनिज्म हो चाहे SN1, दोनों में कार्बोकेटायन होता है। और जहां पर भी कार्बोकेटायन होगा, आपको पता है वहां पर क्या वर्क करता है? वहां पर हमेशा पॉसिबिलिटी होती है किस चीज की? रीअरेंजमेंट की, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। और अगर यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ तो यहाँ पर सेडजेफ रूल भी फॉलो होगा। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए फॉर डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसके बाद आते हैं पॉसिबल रिएजेंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन। क्या क्या हम लोग यहाँ पर रिएजेंट्स ले सकते हैं? अगर हम लोग यहाँ पर रिएजेंट डिस्कस करें तो रिएजेंट्स में एक तो हम लोग ले सकते हैं, पॉसिबल है कि हम सिर्फ हीटिंग कर दें, ओनली हीटिंग, कोई रिएजेंट नहीं ले रहे। बट अगर आप ओनली हीटिंग करेंगे तो आपको वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, अराउंड 400 से 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, या तो आप ऐसे जाइए। ठीक है, या फिर आपके पास एक होता है कि आप यहाँ पर ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में देखिए ये कैसे काम करेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया, सबसे ज्यादा, आप किसी भी बुक को ओपन कर लीजिए, आपको हर जगह यही दिखा मिलेगा। इसके साथ में टेम्परेचर की कंडीशन है, अगर 160 से 170 का टेम्परेचर है तब तो ये एलिमिनेशन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपने टेम्परेचर लेस देन 160 यानी अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस लिया है तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी थी। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? एक बहुत कॉमनली यूज होता है एल्यूमिना। एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या होता है? Al2O3। अब एल्यूमिना के साथ में भी अलग अलग है। अगर आप एल्यूमिना से एल्कीन बनाना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि सामने अल्कोहल कैसा है। इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेता हूं। ये पूरा ही एल्यूमिना के साथ ही पूरा नेक्स्ट पेज में लेते हैं, क्योंकि आधा इधर लिखेंगे आधा उधर अजीब सा रहेगा। तो हमने नेक्स्ट क्या लिया है? एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या होता है? Al2O3। इसके लिए मैंने बताया था कि ये
डिपेंड करता है इस टेम्परेचर और नेचर ऑफ अल्कोहल। तो फॉर 3 डिग्री अल्कोहल, फॉर 3 डिग्री अल्कोहल आप टेम्परेचर आपको कितना चाहिए, 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेंगे तो ये एल्कीन बनाएगा। फॉर 2 डिग्री अल्कोहल अगर आपने टेम्परेचर लिया हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस तो ये एल्कीन बनाएगा। फॉर 1 डिग्री अल्कोहल टेम्परेचर शुड बी 350 से 450, इतना टेम्परेचर है तो ये क्या बनाता है, इवन मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। बट हम यहाँ पर अगर फॉर 1 डिग्री अल्कोहल है और हमने टेम्परेचर रिड्यूस करके 250 डिग्री सेल्सियस लेटेस्ट ले लिया, तो अब ये क्या करेगा, ये आपको SN1 प्रोडक्ट देगा। समझ में आया ये चीज? तो डिहाइड्रेशन में क्या क्या चीजें आपके दिमाग में एकदम पिन कर जानी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या पॉसिबल रिएजेंट्स ले सकते हैं, कब क्या रिएजेंट लेंगे तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा। क्लियर? हाँ सर। चलिए अब इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें मैं आपके सामने बोलता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको अलग अलग अल्कोहल दे दूं और आपसे मैं बोलूं कि बताइए कि इनमें डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे आंसर करेंगे उन क्वेश्चंस का। तो मैं आपको यहाँ पे अलग अलग अल्कोहल दे रहा हूँ, आप उनके आंसर करने की कोशिश करिए। लेट अस सपोज मैंने एक अल्कोहल आपको ये दिया, एक अल्कोहल ये है, एक ये वाला है, और एक ये मैंने आपको ये 4 अल्कोहल दिए। आपको यहाँ पे बताना है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, किसका डिहाइड्रेशन करना आसान होगा, ऑर्डर बनाना है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर। आप जब बुकलेट करोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे, तो कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है इन क्वेश्चंस को वो आपको जानना चाहिए। बताइए भाई, किसी को आइडिया है हाउ टू कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन और ईज ऑफ डिहाइड्रेशन? देखिए अगर आपको पता है तो यस और नो में आंसर करिए, अदरवाइज क्यों टाइम हम लोग किल करें, मैं सीधे आपको एक्सप्लेन कर दूं। सर सेकंड वाला सबसे इजीली होगा। और सबसे डिफिकल्ट किसका होगा? फर्स्ट वाला। चलिए, तुम्हारे अंदर एटलीस्ट डेयर तो है इस चीज का कि तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता, ये बताने में तुम्हें हेजिटेशन नहीं है, इसीलिए तुम्हारा इम्प्रूवमेंट भी सबसे अच्छा ही होगा। और जो अपने आप को छिपा रहा है इस चीज में कि मैं आंसर करूंगा वो सही होगा या गलत होगा, सर को पता चल जाएगा। भाई डॉक्टर को जब तक जितना ज्यादा पता होगा ना पेशेंट के बारे में, वो उतना अच्छा इलाज कर सकता है। और पेशेंट जितना छुपा लेगा डॉक्टर से, उतने चांसेस है कि उसको रॉन्ग ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और आप लोग वही अपने साथ कर रहे हो, आप ये शेयर करना नहीं चाहते। मैं पूछ रहा हूँ यस और नो, एक बच्चे ने सिर्फ बताया कि उसको आता है या नहीं आता है, उसको गलत सही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि मुझे जो आता है वो उसने एक्सप्रेस कर दिया, उसको कोई हेजिटेशन नहीं है, इसीलिए वो सीखेगा। बाकी लोग सीखने के से बच रहे हो, आप लोग डर रहे हो कि हम सीखेंगे, अगर हम बता देंगे तो हम सीख जाएंगे, आप डर रहे हो इस चीज से। आप सोचते हो कि हम पढ़ गए, एक्चुअली सब्जेक्ट जो होता है ना साइंस, साइंस लर्न करने से रटने से नहीं आती, साइंस एक्सपीरियंस करने से आती है। अगर आपको ये सब चीजें एकदम ऐसे याद रखना है कि आप कभी ना भूलें, तो आप मिस्टेक करिए, आप गलती करिए और गलती को एक्सेप्ट करिए और गलती को इम्प्रूव करिए। जब आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना, देन आप हमेशा सीखेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए सीखेंगे। लेकिन अगर आप चाहोगे कि हम गलती ही नहीं करें, नो मिस्टेक नो लर्निंग, चलिए ठीक है, जो नहीं पूछना चाहता मैं उसको ज्यादा अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा उसके साथ में। देखिए जब आप यहाँ से अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं तो आप इस कार्बन को फोकस करो, ये वाले कार्बन को, इस कार्बन की डिग्री अगर आप ध्यान देंगे, ये यहाँ पर 2 डिग्री का कार्बन है,
यानी यहाँ पर जब कार्बोकेटायन बनेगा तो वो कार्बोकेटायन आपका कैसा दिखेगा, कार्बोकेटायन विल लुक लाइक 2 डिग्री। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर OH को सब्स्टिट्यूट कराइए और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाइए। और आपको अब क्या करना है, अब ये क्वेश्चन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हटके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है कार्बोकेटायन का। जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है वो तो इसको बहुत आसानी से फटाफट कर देगा, नहीं तो दिक्कत है। तो देखिए ये वाला आपका 2 डिग्री है, ये वाला विनाइलिक कार्बोकेटायन है, ये वाला एलाइलिक कार्बोकेटायन है, और ये वाला 3 डिग्री। तो आपको कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जो ये आपके सामने दिख रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। सेकेंड नंबर पे आता है रेजोनेंस यानी एलाइलिक कार्बोकेटायन। थर्ड नंबर पे आएगा 2 डिग्री, और सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है विनाइलिक कार्बोकेटायन। तो ये इनका ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर हो जाएगा। समझा तने कैसे किया जाएगा इनको? हाँ सर। तो आपके लिए यहां से आपको क्या पता चला कि हमें क्या रिवाइज करना है? आई हैव टू रिवाइज स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। जब आप वो याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे फटाफट हो जाएंगे। चलिए अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता। देखिए मैं ये सब डिहाइड्रेशन वगैरह मैंने हाइड्रोकार्बन में मैंने भी पढ़ाया है, और मेरे पहले अर्चित जब ये टॉपिक पढ़ाया होगा डिहाइड्रेशन अगर बताएगा तो वो रिएक्शन का मैकेनिज्म जरूर डिस्कस किया होगा। तो मैं ऐसी रिएक्शन जो एल्कीन्स में बहुत डीप में डिस्कस हुई हैं, यानी मैंने सारे रीअरेंजमेंट एल्कीन में बहुत प्रॉपरली मैंने खुद भी रिवाइज कराया है और डिस्कस भी किया था। तो आपको अपने नोट्स ओपन करने चाहिए। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या बताने वाला हूँ कि रिएक्शन कैसे होने वाली है। तो जैसे अगर हमने CH3CH2OH लिया और हमने इसका डिहाइड्रेशन किया है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस में, तो ये आपको E1 प्रोडक्ट देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस में लिया हुआ है तो उस केस में ये यहाँ पर तुमको क्या प्रोडक्ट देने वाला है, ईथर। क्या होगा वो ईथर, C2H5O C2H5। और ये कौन सी मैकेनिज्म से बना है, SN1 मैकेनिज्म। मैंने इसका मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको पॉसिबल एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने वो जो टेम्परेचर वाला डिफरेंस बताया था ना, उसको शो करने के लिए ये वाला एग्जांपल है। अब एक सेटजेफ रूल का भी एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CHOH CH2CH3, यहाँ पर आप H2SO4 लीजिए और 160 से 170 का टेम्परेचर रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये बीटा। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल हाइड्रोजन विल एलिमिनेट फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो है ये मैंने कैसे लिखा है, सेटजेफ रूल। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया है, बाकी मैंने हर कंडीशन को वापस एक एक कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी है, एक्सेप्ट मैकेनिज्म और रीअरेंजमेंट। ये दो चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैकेनिज्म एंड रीअरेंजमेंट। रिफर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये आपको हाइड्रोकार्बन से रिफर करना था। जिसके पास भी इन सब के वीडियो लेक्चर और नोट्स वगैरह आपको अगर चाहिए हो, आप मुझे बताओगे, मैं वो सब चीजें अरेंज कर सकता हूँ, बट आपको मांगना पड़ेगा।
मुझे नहीं पता है कि आपकी क्या नीड है, ठीक है। जब तक आप अपनी नीड शेयर नहीं करोगे तब तक आपकी हेल्प करना बहुत डिफिकल्ट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टीचर मतलब आपके लिए मैं ही डॉक्टर हूँ, ठीक है, और आप हमारे मेरे लिए एक पेशेंट की तरह हो। मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट आपको दे सकता हूँ इफ यू आर विलिंग टू गेट दैट। अदरवाइज अगर आप डॉक्टर के सामने जाइए और जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, बिल्कुल चुपचाप, कुछ बोलोगे नहीं, कुछ लिखोगे नहीं, कुछ पूछोगे नहीं, कुछ बताओगे नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ दुनिया का बेस्ट सर्जन भी होगा वो भी आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से क्योर हो तो आपको जितना ज्यादा एक्सप्रेसिव रहोगे, आप मुझसे पूछ के देखो एक बार, आप उसे एक लाइन पूछोगे, मैं 10 लाइन बताने की टेंडेंसी रखता हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझसे पूछो। चलिए। सर फिर आप हाँ, हाइड्रोकार्बन के वीडियो लेक्चर आप ग्रुप पे भेज दोगे क्लास के बाद? ग्रुप में बेटा डालना मुश्किल है क्योंकि वो सबका साइज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ग्रुप में मैं सिर्फ पीडीएफ डाल सकता हूँ, और मैं देखूंगा अगर यूट्यूब पे अपलोड हो गया तो मैं यूट्यूब पे डाल के आपको उसकी लिंक दे देता हूँ, आप वहां से देख लेना। ठीक है सर, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल आसानी से रिड्यूस नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अल्कोहल का रिडक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट होता है जो अल्कोहल को रिड्यूस कर दे, वो बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट है। अदरवाइज नहीं तो सारे ग्रुप अल्कोहल तक रिड्यूस होते हैं, अल्कोहल को जनरली कोई रिड्यूस नहीं करता। तो देयर इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट। वो क्या है स्पेसिफिक रिएजेंट? व्हाट इज दैट स्पेसिफिक रिएजेंट? किसी को याद है? मोस्ट डिजास्टरस रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है हमारे पास? सबसे डेंजरस रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है जो अल्कोहल को रिड्यूस कर देगा? एल्केन में। आपने एल्केन में भी वो रिएक्शन पढ़ी हुई है। द नेम ऑफ रिएजेंट इज रेड फॉस्फोरस एंड HI। दिस इज द मोस्ट डिजास्टरस रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप इसको लेते हैं तो ये OH को पूरी तरह से तोड़ देता है और यहां पर H लगा देगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो अभी तक हमने जितनी रिएक्शन देखी है, इन रिएक्शन में क्या चीज सिमिलर थी वो जान लीजिए। above reactions are cleavage of this bond। अगर आप नोटिस करेंगे ऊपर हमने जितनी भी रिएक्शन बताई है आपको, उन सब रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड टूट रहा था, ठीक है। अब हम लोग वो रिएक्शन देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकते हो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको आप कह सकते हैं कि एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग वो सारी प्रॉपर्टीज को वापस से डिस्कस करते हैं। हमने पीछे कितनी रिएक्शंस पढ़ी हैं टोटल? पीछे टोटल हमने 5 रिएक्शंस पढ़ी थी ना, सॉरी 6 रिएक्शंस। पीछे मैंने नंबर गलत डाला होगा, यहाँ पे 6th रिएक्शन। कम टू 7th रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ रिएक्टेंट लिख रहा हूं, प्रोडक्ट आप लोग बनाओ। कोई भी अल्कोहल अगर आपके सामने आ जाए और उसको आप किसी भी स्ट्रॉन्ग अल्कलाई मेटल के साथ रिएक्ट कराइए तो बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट?
बनाइए उसका प्रोडक्ट। कंप्लीट करिए ये तीनों, ये सब रिएक्शन कंप्लीट करिए। इनमें मुझे कुछ नहीं बताना है, सब एसिड बेस रिएक्शन है। यहाँ पर ये एक एसिड की तरह वर्क कर रहा है और ये एक बेस, और एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। करेक्ट, बस आपको उसी तरह से थिंक करना है यहाँ पर। ऊपर वाली रिएक्शन में जब आप अल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो ये आपको देता है यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जब आप NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो अगेन ये सोडियम सॉल्ट देता है और साथ में वाटर। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर हमने एक माइल्ड बेस लिया Na2CO3, अगेन वही प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट, और साथ में बस एक चीज एडिशनल बनेगी, CO2 के साथ में, सॉरी वाटर के साथ में CO2 रिलीज होगा। और हमने एक यहाँ पर वीक बेस लिया है, अगेन सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनेगा। आपके पास इसका बुकलेट दिया है मैंने अल्कोहल्स का? नहीं सर। नहीं सर। ओके ठीक है, एक मिनट। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन ये रिएक्शन भी अल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो करता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एसिड लेते हैं और उस एसिड को एक अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड लाइक H2SO4। तो देखो यहाँ पर एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल अपना H+ देता है और एसिड अपना OH देता है इस तरह से, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, R C डबल बॉन्ड O R2, दिस इज योर एस्टर, और साथ में इधर क्या रिलीज हुआ है, वाटर रिलीज हुआ है। दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन आप किसी एसिड के डेरिवेटिव के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं लेट अस सपोज यहाँ पर ले लूं एसिड का क्लोराइड और उसकी रिएक्शन मैं किसी भी अल्कोहल के साथ कराऊं, ठीक है, तो ये रिएक्शन में आपको बस ध्यान रखना होगा, यहाँ पर हम मिनरल एसिड की जगह पर पेरिडीन बेस लेते हैं। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पर अल्कोहल का H और इस एसिड क्लोराइड का Cl, ये HCl निकालता है और आपके पास इस तरह से एस्टर प्रोडक्ट बनता है। हम लोग यहाँ पर एसिड का एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते थे फॉर दी सेम पर्पस। बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCOOH, यानी इसमें यहां से ये वाला पार्ट और ये कंबाइन होके एसिड बनाता है और ये रिमेनिंग पार्ट ज्वाइन होके ये आपको एस्टर बना के देगा। तो एस्टर बनाने के लिए आपको मैंने 3 अलग अलग रिएजेंट दिए विद अल्कोहल, और तीनों में अल्कोहल का H+ पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को यहाँ पर रखा गया है। क्लियर है सभी को? किसी के पास अगर कोई डाउट है, कोई कुछ कहना चाहता है इसमें, कोई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स को कैसे ऑक्सीडाइज किया जाता है और क्या इसके पॉसिबल रिएजेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको पता होगा कि अगर हमने यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है, 1 डिग्री अल्कोहल,
और उसके साथ में एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, माइल्ड, तो ये हमें क्या देता है प्रोडक्ट, एल्डिहाइड। और अगर हम एक 1 डिग्री अल्कोहल ले लें और उसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है एसिड। दिस इज फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर एक 2 डिग्री अल्कोहल लिया है और हम यहाँ पर कैसा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड, कैसा भी, ये हमको हमेशा क्या बना के देने वाला है, कीटोन बना के देगा। ये हमें हमेशा क्या बना के देगा, कीटोन। और अगर हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है और हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और माइल्ड कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले, तो नॉर्मल कंडीशंस पर देयर इज नो रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन, देयर इज नो रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में। तो सबसे पहले तो ये चीज होती है कि व्हाट आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले तो आपको ये सब याद होना चाहिए, कौन कौन से माइल्ड है, कौन कौन से इसके स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। तो माइल्ड की कैटेगरी में कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लेते हैं। सबसे ऊपर नाम आता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। पीसीसी के बाद आता है पीडीसी, कॉलिंस रिएजेंट। फिर उसके बाद आता है जोन्स रिएजेंट। फिर आता है फैंटन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, फैंटन्स रिएजेंट, इनमें से कोई भी आप ले सकते थे, बट आपके लिए ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको माइल्ड में यूज करने को आता है, वो है पीसीसी। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से आपके पास है, स्ट्रॉन्ग में आता है हॉट, एसिडिक, KMNO4 और K2Cr2O7, या फिर हम लोग ले सकते थे हॉट, एल्कलाइन KMNO4, या फिर हम कॉन्सेंट्रेट HNO3। ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो आपको माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये आप अपनी डाल सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में एक तो आपको माइल्ड और स्ट्रॉन्ग वाला कैटेगरी आ जाता है। दूसरा आपके पास है एक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में ही वी कॉल दिस रिएक्शन इज डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें देखिए क्या किया जाता है, इसमें भी होता बिल्कुल ऑक्सीडेशन ही है, बट रिएजेंट बदल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल लाइक RCH2OH। तो ये कॉपर पाउडर एट 300 डिग्री सेल्सियस पर लिया, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देता है। और अगर हमने यहाँ पर एक 2 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है और इसको कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है कीटोन, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर कैसा लिया हुआ है, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री का अल्कोहल लिया हुआ है और इसको कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की जगह पर क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। एंड आफ्टर एलिमिनेशन हमको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट विल बी दिस। यही रीजन से इसको अलग से रखा गया है। तो ये हमने लिया है 1 डिग्री, ये वाला हमने लिया है 2 डिग्री, और ये है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल।
दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। तो थर्ड वाली रिएक्शन की वजह से इसको हम अलग से एक बार देख रहे हैं। किसी के पास कोई कंफ्यूजन, कुछ भी डिस्कस करना चाहता है कोई? ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड रिएक्शन है। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। अब ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो सबसे ज्यादा जो आपको सेलेक्टिव रिएजेंट पढ़ना है वो है हमारे पास MnO2। और ये क्या सेलेक्ट करता है वो भी लिख लीजिए, क्योंकि ये सब आपको पता होना चाहिए। इट कैन ऑक्सीडाइज, it can oxidize only allylic or benzylic alcohol। और इसके बारे में याद रखिएगा कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर माइल्ड है तो 1 डिग्री को एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री को अल्कोहल बनाएगा, 3 डिग्री पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, 2 डिग्री को कीटोन बनाएगा। 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, बट 3 डिग्री के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करेगा। आप सबको ये तो पता है ना? किसी के दिमाग में एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए तो कोई डाउट नहीं है ना? तो मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ एलाइलिक का। एलाइलिक अल्कोहल कैसा होता है? कुछ ऐसा। ये एक एलाइलिक अल्कोहल है। अगर हम इसको MnO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें? एल्डिहाइड में, इस तरह से। और बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के बाद वाला ये कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन, और इस पे OH अगर लगा दे और हम इसको MnO2 से रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देता है? ये बेंजाइलिक कार्बन को एल्डिहाइड बना देगा। तो ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। अभी मैं आपके सामने एक कंपाउंड बना रहा हूं, आप लोग को इसका प्रोडक्ट बना के मुझे भेजना है अभी, राइट नाउ। ठीक है, तो आराम से बनाइए, मेरे साथ साथ कॉपी करिए। आपको इसका प्रोडक्ट मुझे बनाकर अभी भेजना है। आपको इसको ऑक्सीडाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू MnO2। इसका आंसर बनाइए और बना के मुझे शेयर करिए। ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन एलाइलिक होगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक होगा। ठीक है, अच्छा अब बेंजाइलिक देखते हैं। बेंजाइलिक, ये है बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन बेंजाइलिक है और ये वाला कार्बन बेंजाइलिक है। तो अभी एलाइलिक और बेंजाइलिक तो हमारे सामने आ गए, लेकिन हमने आपको बताया कि MnO2 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट कैन ऑक्सीडाइज ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री पर इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अब इसका प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो पहले ये बेंजीन रिंग को एज इट इज बना दीजिए, और ये जो MnO2 होता है ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो जिसको मैंने एस्ट्रिक सिंबल दिया है, स्टार सिंबल, सिर्फ वही ऑक्सीडाइज होगा। बाकी सब एज इट इज आप बनाकर रख दीजिए, बाकी सब के सब आप एज इट इज बनाकर रख दीजिए, बाकी किसी को ये टच भी नहीं करेगा। काव्या, तुमने यही वाली मिस्टेक की थी, तुमने इस वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। ये ना एलाइलिक है ना ही बेंजाइलिक है, तो ऑल्दो ये 2 डिग्री है लेकिन ये ऑक्सीडाइज
नहीं होगा, बस तुमने सिर्फ इतनी मिस्टेक की थी। ठीक है, अच्छा अब देखो करेक्ट आंसर। पहले मैं एलाइलिक वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ। एलाइलिक वाला ये इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। 2 डिग्री का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कीटोन बन जाता है। दूसरा एलाइलिक ये वाला है नीचे, ये भी कैसा है 2 डिग्री। 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कीटोन बन जाएगा। एलाइलिक हो गए हमारे। अब आते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में देखिए जरा इस कार्बन की डिग्री कितनी है। माइका इस कार्बन की डिग्री बताओ मुझे। सर 3 डिग्री। 3 डिग्री। अब 3 डिग्री के ऊपर 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन होता है, नहीं होता, तो 3 डिग्री विल रिमेन सेम, नो चेंज। ऑल्दो ये बेंजाइलिक है लेकिन 3 डिग्री माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता। ऐसे ये वाले की डिग्री भी 3 है, तो ये 3 डिग्री होने की वजह से 3 डिग्री होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये वाला भी एज इट इज यहाँ पर रहेगा। सर वो ऊपर वाले उसमें जो OH और O के बीच में जो कार्बन है सर, वो वाला ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होगा, वो नहीं समझा। ये वाला 2 डिग्री है, बट ये क्या एलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन पर है? हाँ नहीं सर, नहीं है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। MnO2 कैन ऑक्सीडाइज ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH। क्लियर है चीज तने? हाँ सर क्लियर है। HiO4 और दे कैन गिव यू एज NaIO4, ऐसा हो सकता है आपका ये। ठीक है, तो ये क्या सिलेक्शन करता है वो जानिए पहले, ये कैसे सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। इट सर्च 3 things in a compound. First, to vicinal diol. It search vicinal diol. Vicinal means होता है next to each other। ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 OH एक दूसरे के नेक्स्ट कार्बन पे लगे हों, that is called vicinal diol। दूसरा ये सर्च करता है vicinal डाइकीटोन। ठीक है, और थर्ड थिंग जो ये सर्च करता है वो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यानी कीटोन और अल्कोहल एक दूसरे के साथ इस तरह से अगर अरेंज है तो ये आपके लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेगा। अब इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करेगा, इट विल ब्रेक बॉन्ड फ्रॉम हियर एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आप दोनों साइड क्या लगाते हैं, OH लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर और दोनों साइड आप क्या लगा देंगे, OH। ऐसे ये वाले में यहां से ब्रेक होगा और ये ऐसे। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे अल्कोहल और कीटोन इन सबको ऑक्सीडाइज करता है, ये सिर्फ क्या देखता है कंपाउंड में, ये अरेंजमेंट। अगर ये अरेंजमेंट है तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक बाय ऑक्सीडेशन मेथड, और उसको ब्रेक करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं एक रिएक्शन की तरह दिखाता हूं, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले। लाइक आई हैव टेकन CH2OH CHOH CHOH। ठीक है, और हम इसको रिएक्ट कराना चाहते हैं किसके साथ, HiO4 के साथ। देखिए कैसे रिएक्शन करेगा, ये यहाँ पर ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कौन से बॉन्ड को, जहां जिन 2 कार्बन पर एडजेसेंट पोजीशन पर OH लगा है, तो इट विल ब्रेक दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड। और आपको मैंने बताया था बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक OH इसको मिलेगा, एक इधर से, एक OH इसको मिलेगा और एक इसको। तो आप देखेंगे इस वाले कार्बन पर एक OH ऑलरेडी है और एक इस बॉन्ड के टूटने से आएगा, तो CH2OH और एक OH इधर से आया। यही सेम चीज इसके साथ भी है, तो हम कहेंगे कि ये 2 मोल्स है। प्लस ये जो बीच वाला कार्बन है इसको एक OH इधर से मिलेगा, एक इधर से मिलेगा और तीसरा यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस
पर 3 OH प्रेजेंट होंगे, इसके पास 3 OH। अब आपको ये चीज याद होगा, मैंने ग्रिग्नॉर्ड रीजन में भी बताया है कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर देगा, यहाँ से ये वाटर एलिमिनेट कर देगा। और वाटर एलिमिनेट करके ये क्या बनाएगा, वाटर एलिमिनेट करके ये क्या बनाता है, बोलिए भाई। वाटर एलिमिनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड O, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, 1 मोल ऑफ, ये क्या C डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। ये फॉर्मल्डिहाइड और ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस हाँ सर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पहचानना सीखना होगा कि कहाँ पर ये ऑक्सीडेशन करेगा। अच्छा, अब एक चीज में पूछी जा सकती है, इवन पूछा गया है जेई के पेपर में, अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो मैं अगर बोलूं आपसे कि दिस इज X मोल ऑफ HiO4 रिक्वायर्ड, तो कैन यू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस X? What is the value of this X? सर क्वेश्चन रिपीट करिए ना। For this reaction, I have broken 2 bonds, and here X mole of HiO4 required to break these bond. So what is the value of this X? इसका आंसर है 2। जितने बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक किए जाते हैं हमेशा उतने ही नंबर में आपको OH HiO4 रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये वाले केस में जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे, सभी लोग देखो इधर, ये वाले केस में जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम रिएक्शन कहाँ पे कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाले बॉन्ड पे। क्यों? क्योंकि यही वाला सिर्फ उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये वाला OH ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि ये विसनल पोजीशन पर नहीं है। तो इस कंपाउंड का जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी दिस। एक तो यहाँ पर CO था और एक OH ऑक्सीडेशन के बाद लग जाएगा, ऐसे ही CO था और एक OH ऑक्सीडेशन के बाद लग जाएगा, और दिस OH विल रिमेन सेम। किसी को भी ये वाले स्टेप में कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये वाला आप कंपाउंड देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस कंपाउंड में कि ऑल बॉन्ड्स विल ऑक्सीडाइज, ऑल ऑफ दी बॉन्ड। ठीक है, और हर बॉन्ड के ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 6। एंड प्रोडक्ट विल बी, एक कार्बन के ऊपर CO है और उसके ऊपर 2 OH होगा। अब एक कार्बन पे 2 OH होगा तो वाटर निकलने के बाद वो क्या बनेगा, CO2। तो दिस विल चेंज इनटू 6 CO2 एंड 6 H2O। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट। और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे इसके, 6 मॉलिक्यूल्स। लेकिन अच्छा, ये वाले में कोई मुझे सिर्फ ये बता दे कि कौन सा बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा, कौन से नंबर का कार्बन। मैं यहाँ नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। आप मुझे बताओ आउट ऑफ दीज नंबर विच बॉन्ड विल ब्रेक। सर 2 और 3 के बीच में जो है 2 और 3 वाला बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा और दिस विल रिमेन एज इट इज। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा CH3CH। अब देखो यहाँ पर एक ही कार्बन पे एक OH ऑलरेडी है, एक
आफ्टर ऑक्सीडेशन आएगा, 2 OH होंगे, वाटर निकलने के बाद वो एल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे ये वाले कार्बन पे भी एल्डिहाइड बन जाएगा और बाकी का सब कुछ एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहां पे आओ, इन दोनों में देखिए, जब भी साइक्लिक केस में, ये मैंने आपको सिस अरेंजमेंट दिया और ट्रांस, तो साइक्लिक में आपको एक चीज जाननी पड़ेगी। क्या जानना है वो जान लीजिए कि जब भी सिस अरेंजमेंट है तब तो ये ऑक्सीडेशन करेगा इसका, एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन आपको प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा, इधर एक OH इधर एक OH, एक कार्बन पे 2 OH आएंगे, वाटर निकलने के बाद वो इधर CO और इधर CO बन जाएगा। बट अगर हमने यहाँ पर साइक्लिक ट्रांस टाइप का कंपाउंड लिया है, और इस ऑल्दो ये दोनों एक दूसरे के विसिनल है लेकिन ये ट्रांस अरेंजमेंट में है, अगर ये ट्रांस अरेंजमेंट में होगा देन देयर इज नो रिएक्शन। तो ये पॉइंट आपको लिखना है। In case of cyclic trans arrangement, oxidation will not take place. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक रिएक्शन पढ़ाई थी MnO2 वाली सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन, आज हमने किया HiO4। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम में उसको कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सब आपको एज अ क्वेश्चन मिले। तो ऑक्सीडेशन में हमने पहले आपको माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर डिहाइड्रोजिनेशन, ये सब बताया था। ठीक है, अब हेडिंग डालिए अ वेरी स्पेशल न्यू रिएक्शन, जो आप फर्स्ट टाइम बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो इस रिएक्शन को आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा अच्छे से समझ के करना होगा। द नेम ऑफ रिएक्शन इज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पहले देखिए ये है क्या, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पहले आप इसको समझ लो, फिर इसका मैकेनिज्म आपको जानना है और फिर उसको यूज करना है। देखिए इस रिएक्शन में पहले हम लोग यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ कीटोन लेते हैं। व्हाट वी आर टेकिंग, 2 मोल्स ऑफ कीटोन। वो कीटोन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको जब हम लोग मैग्नीशियम अमलगम के एलॉय के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराते हैं तो दिस कंपाउंड विल चेंज इनटू डायऑल। दिस कंपाउंड विल चेंज इनटू डायऑल लाइक दैट। और यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, and this compound is called, its common name is pinacol. This diol name is pinacol. कोई भी इस तरीके का डायोल होगा वो हमारे लिए पिनाकोल है। फिर हमने पिनाकोल को इसको ऐसे ही कॉपी कर लिए जैसा मैं लिख रहा हूं आपके सामने। अगर आप इसको एसिड की प्रेजेंस में, लाइक H3PO4 हमने एसिड लिया, एसिड की प्रेजेंस में इसको लेते हैं तो इट विल चेंज इनटू दिस कंपाउंड। It will change into this compound. The compound is named as pinacolone. So this compound is called pinacol, this is called pinacolone. तो पिनाकोल से पिनाकोलोन बनने के जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये है मेन रिएक्शन जो आपके सामने दिख रही है। अब मैं इसी का मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा हूं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है। आप एक बार समझ लें, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर नोट करके भी कोई फायदा नहीं है।
तो इट इज एडवाइजेबल कि आप इसको पहले समझें। देखिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने अपना पिनाकोल यहाँ पर लिया और इस ये जो H प्लस H3PO4 से आएगा वो यहाँ पे है। अब ये H प्लस क्या करेगा, H प्लस यहाँ पर दोनों कार्बन पर OH ग्रुप लगे हैं, 2 अल्कोहल, ये इनमें से किसी एक अल्कोहल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसी भी एक O के साथ। अब किसके साथ बनाएगा ये समझने वाली बात है। देखो ये मैंने सिमेट्रिकल एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो यहां पर तो वो किसी के भी साथ बॉन्ड बना सकता है, बट अगर ये असिमेट्रिकल होता तो फिर ये बॉन्ड किधर बनाएगा, तो ये बॉन्ड उस कार्बन के OH पे बनाएगा जहां पर कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो लेट अस सपोज मैंने ये वाला OH H इस OH के ऊपर बॉन्ड बनवा दिया, तो जब ये H इसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दैट। OH2 प्लस बन गया। स्टेप नंबर 1, ये कौन से OH के ऊपर अटैक करेगा, जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और यहाँ पर भी 3 डिग्री, सिमेट्रिकल है दोनों, तो वो सिमेट्रिकल है तो हम किसी पे भी अटैक करा सकते थे, ठीक है। अच्छा, इस स्टेप के बाद देखिए ऑक्सीजन आपको पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं रहने देगा, तो फिर ये क्या करता है, अपने इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेने के बाद ये यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एक इंटरमीडिएट बना कर देगा, CH3C CH3OH C प्लस CH। तो ये है वो कार्बोकेटायन जिसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको OH के ऊपर अटैक कराना था। अच्छा, अब इसके बाद का स्टेप ध्यान से सुनिए। इसके बाद का स्टेप है, अभी इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज के ऊपर इन दो में से कोई एक ग्रुप माइग्रेट होके इधर आएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 2 शिफ्ट होगा, यहां से यहां पर शिफ्ट होगा। कैसे, लेट अस सपोज ये CH3 है, CH3 यहाँ से इस तरह से माइग्रेट करेगा, अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और CH3 माइनस बनाएगा, और यही CH3 माइनस इस C प्लस पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा आपको। इस वाले C के ऊपर CH3 लग गया है ऐसा, और यहाँ पे क्या आ गया है, प्लस चार्ज आ गया है। यहाँ पर क्या आया हुआ है, प्लस चार्ज। अब इसके बाद वाले स्टेप में देखिए इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद अब यहाँ पे जो कार्बन पे प्लस चार्ज आया हुआ है, तो आपने देखा था वो H प्लस कहाँ से आया था, एसिड से आया था, ठीक है। उस H प्लस का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या करेगा, वो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट अपने आप को वापस रीगेन करने के लिए इस H प्लस को यहाँ से बाहर निकालेगा। तो अगर H प्लस को यहाँ से बाहर निकलना है तो इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के इधर शिफ्ट हो जाने के बाद दिस विल बिकम दिस, और यही आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है। यही क्या है, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये था आपका पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन में 2 ही स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहला, अटैक ऑफ H प्लस, वो वहां पर होगा जहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो सकता है। दूसरा स्टेप है माइग्रेशन। जिस कार्बन पे कार्बोकेटायन बना है वहां से माइग्रेशन नहीं होगा, माइग्रेशन हमेशा दूसरे वाले कार्बन के अल्काइल ग्रुप का होगा। अब कौन सा अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लिख लो स्टैंडर्ड माइग्रेटिंग ऑर्डर, माइग्रेटिंग ऑर्डर। तो माइग्रेटिंग ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होता है, एराइल का माइग्रेटिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद एल्काइल का, और फिर
हाइड्राइड का। ध्यान रखना एराइल जो भी है इसके ऊपर ये माइनस चार्ज यानी निगेटिवली चार्ज आयन यानी कार्बन आयन के फॉर्म में होगा। तो जहां पर कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा वही वाला वहां से माइग्रेट करेगा। जितना स्टेबल कार्बन आयन उतना आसानी से माइग्रेशन करेगा वो। तो इस पूरे रिएक्शन में कोई भी चीज आपको पूछनी है तो पूछिए। पहले ये वाला पेज एक बार आप अच्छे से समझ लो, एक अपने पास ये पूरा नोट करके रख लो, जल्दी से कॉपी करो इसको, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं। हो गया कॉपी ये वाला? हाँ सर हो गया। चलिए इसके बाद ये वाला स्टेप भी नोट कर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड दे रहा हूँ, आप उन सारे कंपाउंड्स के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए, लेकिन और प्रोडक्ट बना के आपको मुझे शेयर भी करना है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके बुकलेट के में भी दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो।
ये वाला जल्दी से कोई स्क्रीनशॉट ले लो। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ले लिया। चलिए, तो ये आपके पास 4 साइक्लिक टाइप के हैं, और पीछे जो आपको मैंने दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल। ये पहले आपको एक बार ट्राई करना है। ट्राई करके जिसके भी जो आंसर आते हैं आप मुझे शेयर करो। ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एक बार, तो फिर मैं बैक वाले पेज पे चला जाऊंगा। हाँ सर, ले चलिए, लिया। हाँ चलिए, अब ये वाले क्वेश्चन से करना शुरू करिए। बेस्ट रहेगा कि अगर आपका पहला क्वेश्चन हो जाए और आप मुझे भेज दीजिए, तो मैं चेक कर लूं। अगर वहां पहले क्वेश्चन में ही अगर आपने मिस्टेक कर दिया है तो फिर आगे आप मिस्टेक रिपीट करोगे, इसलिए अच्छा है सभी लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसका इमीडिएट मुझे सोल्यूशन शेयर करेंगे, सो दैट मुझे पता चले कि आप कौन से टाइप की मिस्टेक करने वाले हो, वो मैं उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करा दूं। सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो OH आयन के ऊपर अटैक कराने में। जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा हमेशा रिएक्शन वहीं पर होगी, मोस्ट स्टेबल वाले कार्बोकेटायन के ऊपर, ये चीज नहीं भूलिएगा। सर थोड़ा हाँ, ऊपर ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? कौन सा? ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो हाँ ठीक है, पहले कर क्वेश्चन के दिया। ऊपर? कौन से क्वेश्चन के बाद? पहले वाले। ये है, ये है फर्स्ट का आधा, तो ये है आधा बैक पेज पे है।
तुम्हें कहाँ से देखना है? सर यहाँ से 1 सेकंड। काव्या तुम्हारा फर्स्ट वाला करेक्ट है, और सेकंड वाला तुम्हारा 1 सेकंड, हाँ सेकंड वाला भी ठीक है, और थर्ड वाला भी करेक्ट है, फोर्थ वाला भी करेक्ट है, बिल्कुल सही, गुड। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम परफेक्ट। तुम्हारा और सब सही है, बस खाली कौन से वाले में मिस्टेक किया है तुमने, जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर एमई लगा हुआ है ना, PHME। काव्या, जिसमें PHME लगा हाँ। हुआ है, वहां पर माइग्रेटिंग ऑर्डर ऑफ PHME इज ग्रेटर देन PH। अच्छा ओके, मैं भी ठीक कर देती हूँ। हाँ, सेम मिस्टेक नीचे भी है, माइग्रेटिंग ऑर्डर ऑफ PHOME इज ग्रेटर देन माइग्रेटिंग ऑर्डर ऑफ PHME। तो सिमिलर टाइप की चीज है, उसको आप करेक्ट कर लो। आप ये पूछ सकते हो कि माइग्रेटिंग ऑर्डर डिसाइड कैसे होता है। माइग्रेटिंग ऑर्डर डिसाइड होगा जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, वहां पर कोई निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है या डिस्टेबलाइज। चलो अभी ये मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को कि कैसे वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, लेकिन जितने किए सब सही थे। खुशबू तुम्हारा भी करेक्ट है, तुमने एक शेयर किया और वो करेक्ट है, बिल्कुल सही। तनय, योर्स इज ऑल्सो करेक्ट, गुड, कंटिन्यू। भाई का तुम्हारा भी करेक्ट है, कंटिन्यू। रुचित, अर्णव, तुम दोनों ने नहीं भेजा। कस्तूरी, तुमने भी अभी तक नहीं कुछ भी शेयर किया। सर मेरा फोन मेरे पास नहीं है, इसीलिए फोटो क्लिक नहीं कर पा रही हूँ मैं। ठीक है ठीक है, करते रहो, अगर डाउट है तो फिर तुम पूछना अपनी तरफ से। हाँ सर। और रुचित, तुमने नहीं भेजा। साइक्लिक वाला आप में से किसी को भी आया है? नो सर। ठीक है, सर नहीं नहीं, किसी को आया, तनय ने किया है। हाँ, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड, गुड 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 गुड। सर मैंने थर्ड वाला ट्राई करा, आप एक बार वो चेक कर लीजिए, बाकी आई कुड सॉल्व। देखता देखता हूँ। हाँ, थर्ड वन इज करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट फॉर यू। और रिमेनिंग आपने ट्राई नहीं किया ना? हाँ बिल्कुल सर, सेम बाकी के नहीं कॉन्सेप्ट है, है। आप ट्राई तो करो एक बार, सेम कॉन्सेप्ट है। आप मुझे इसमें से बता दो कि कौन सा, कोई भी मुझे बता दो जो एक्सप्लेन करना है। सर सेकंड वाला। देखिए, यहाँ पर एक 4 मेंबर की रिंग है और एक 5 मेंबर की रिंग है। तो जब हम लोग यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, 4 मेंबर वाला या 5 मेंबर वाला? 5 मेंबर वाला। तो जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा हम वहां पर अटैक कराएंगे। तो मैं इसका मैकेनिज्म लिख दे रहा हूँ, तो सो दैट आप रिलेट कर पाए इसको। तो इसमें जब कार्बोकेटाइन अटैक कराएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे। अब इस पे अगर कार्बोकेटाइन अटैक कराया तो इसका मतलब माइग्रेशन यहाँ से होगा। तो साइक्लिक कंपाउंड में देखो माइग्रेशन कैसे होता है, आप आइदर दिस और दिस, कोई एक बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक करेंगे और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। अब ये जो माइनस चार्ज है यही इस प्लस चार्ज पे जाके ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी कितने मेंबर की रिंग थी, 1 2 3 4, और अभी कितने की बन जाएगी, ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो एक तो आपकी ये वाली रिंग तो एज इट इज रहेगी, और ये जो दूसरी रिंग है ये 5 मेंबर की बन जाएगी, लाइक दैट। और इसके देखो ये वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है जिसपे OH है, तो अब यहां से H प्लस निकलेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O।
like this is the answer of this. किसी को कोई स्टेप नहीं समझाओ? सर आप वापस एक्सप्लेन करोगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने यहाँ पर शुरू किया था 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग है। सबसे पहले चेक करो कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। दोनों में देखो 2 डिग्री है, लेकिन ये 5 मेंबर की रिंग है, ज्यादा कार्बन है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो फिर उस केस में H+ इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से OH निकल के कार्बोकेटायन ऐसा बनेगा। तो अगर इस पे कार्बोकेटायन बन रहा है तो माइग्रेशन इधर से होगा। कैसे होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस चार्ज इसके साथ जुड़ जाएगा जाके। तो ये पहले 4 मेंबर की रिंग थी, अभी उसमें ये वाला कार्बन भी आ जाएगा, तो इस तरह से ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। और आप देख सकते हो इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है और OH ग्रुप लगा है। फिर H+ निकलने के बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इस तरह से यहाँ माइग्रेशन होगा। बाकी आप लोग ट्राई करो इसके बाद बाकी सारे ग्रुप्स भी। सर आप फोर्थ वाला एक्सप्लेन करोगे? कौन सा बेटा? फोर्थ, लास्ट वाला। ये वाला? हाँ। ये वाले हो गए तुम्हारे सारे? नहीं सर, वो कर रही हूँ, पर वो वाला मुझे नहीं आ रहा है। देखो इस वाले केस में देखो मैंने सिमेट्रिकल लिया, इधर भी 6 मेंबर की रिंग है और इधर भी 6 मेंबर की रिंग है। क्लियर? तो अभी तुम्हें क्या करना है, किसी एक पर अटैक कराओ। किसी एक पे अगर तुमने अटैक कराया तो वहां पर आप क्या देखोगे, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? अब दूसरा OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यानी ये और ये, इनमें से कोई एक टूटेगा, इस तरह से शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस, और ये माइनस चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, इस प्लस चार्ज से जुड़ जाएगा। तो ये आपका कैसा दिखाई पड़ेगा, इधर का 6 मेंबर रिंग पूरा एज इट इज है, OH एज इट इज है, प्लस चार्ज एज इट इज है, और बस यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 से 5 मेंबर की रिंग बन जाएगा ये ऐसा। और अब क्या है, ये H+ निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो वापस से 6 मेंबर की रिंग इसी तरह से बनाओ, यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग लगा दो, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O। दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है? चलिए भाई, आई थिंक ये वाला सबने लगभग जितना मुझे भेजा है लगभग सबका सही है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं आगे। इसके बाद आता है डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। हेडिंग डालिए, डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अगर आपको एक प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल दे दिया जाए और आपसे आइडेंटिफाई करने को बोला जाए, उस चीज का टेस्ट है ये, डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। इसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट है। ठीक है, पहला टेस्ट है हमारे पास ल्यूकास टेस्ट। द नेम ऑफ टेस्ट इज ल्यूकास टेस्ट। ये टेस्ट आपके NCERT के सिलेबस में भी है, तो ये आपके एग्जाम के सिलेबस का पार्ट भी है, ये आपको अच्छे से आना ही चाहिए, ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेट HCl, ये इसका रिएजेंट होता है। अब देखिए ये टेस्ट कैसे करता है। लेट अस सपोज हमने यहाँ पर एक 3 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है, 3 डिग्री अल्कोहल,
और हम इसको ल्यूकास रिएजेंट से ट्रीट कराएंगे। इसको जैसे ही आप ल्यूकास रिएजेंट से ट्रीट कराते हैं, ये इमीडिएटली आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करके देता है, इमीडिएटली। और प्रोडक्ट क्या होगा? OH विल सब्स्टिट्यूट बाई Cl। इमीडिएटली आपको क्या मिलता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, इमीडिएटली। अगर 3 डिग्री होगा तो, और अगर ये 2 डिग्री हुआ तो देखिए क्या होगा। इन केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, आपने उसमें ल्यूकास रीजन डाला, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा, बट वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट थोड़ा सा रुक कर आएगा, लेट आएगा। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा बट थोड़ा सा रुक के आएगा, 2 to 5 मिनट लेटर। 2 से 5 मिनट का टाइम लेगा आने में, यानी इमीडिएट नहीं आएगा। ठीक है, ये तो था 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए। अब अगर 1 डिग्री अगर हमने लिया, लेट अस सपोज हमने यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया है और इसमें हमने ल्यूकास रिएजेंट डाला, यहां पर भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, और वो प्रेसिपिटेट किसका होता है? OH हटाकर Cl। लेकिन ये प्रेसिपिटेट काफी देर बाद आता है, अराउंड 30 मिनट, अराउंड 30 मिनट लेट आएगा, 30 मिनट के बाद। और अगर हम चाहते हैं कि 30 मिनट तक आप वेट नहीं करना चाहते हैं, आप 5 से 10 मिनट आपने देख लिया नहीं आया है, आप 30 मिनट तक वेट नहीं करना चाहते, तो आप इसको क्या कर दीजिए? हीट कर दीजिए। जैसे ही हीट करेंगे इमीडिएट आपको मिल जाएगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, और जैसे ही आपको व्हाइट कलर मिल गया इमीडिएट आफ्टर हीटिंग, तो आप कह देंगे कि ये एक 1 डिग्री है। क्लियर है सभी को ये ल्यूकास टेस्ट? किसी को ये टेस्ट अगर नहीं समझा हो पूछिए, क्योंकि ये आपके स्कूल का सिलेबस का पार्ट है, प्रैक्टिकल्स में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा, बोर्ड के पेपर में भी आएगा। तो ये टेस्ट आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। बोलिए भाई, किसको नहीं समझा ये वाला टेस्ट? एनीवन? सर एक डाउट है। वाह, बोलो। सर अगर हीट का तो 2 डिग्री अल्कोहल का भी इमीडिएट आएगा ना? अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल में बोला ना 2 से 5 मिनट रुको, 5 मिनट से ज्यादा अगर रुकना पड़ गया तो वो 2 डिग्री अल्कोहल नहीं होगा 5 मिनट तक के लिए, इसीलिए वहां पे हीटिंग वाला इफेक्ट वहां पर नहीं लगाएंगे। हीटिंग वाला हम लोग कब लगाएंगे? जब 2 डिग्री का जो टाइम लिमिट है वो क्रॉस हो गया है। ऑल्दो अगर तुमने शुरू से हीट कर दिया ना, तो तुम इन तीनों को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे। ठीक है? हाँ सर। चलिए, तो ये हमारा था फर्स्ट टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। सेकेंड टेस्ट जो आपको इसी कैटेगरी में पढ़ना है, द सेकेंड टेस्ट इज नोन एज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, ये सीरीज टेस्ट होता है। देखिए ये कैसे वर्क करता है। लेट अस सपोज हमने एक 1 डिग्री अल्कोहल लिया है और हम इसमें क्या डाल रहे हैं? रेड फॉस्फोरस और आयोडीन हमने इसमें डाला। तो रेड फॉस्फोरस आयोडीन क्या करता है? ये 1 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमने क्या किया? हमने इसमें एक एम्बीडेंट लीगेंड वाला AgNO2 डाला, तो ये हमें 1 डिग्री NO2 यानी नाइट्राइड देगा। यहां तक तो आपको कोई कलर वगैरह का अपीयरेंस नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया? हमने इसमें HNO2 डाला, नाइट्रस एसिड। जैसे ही हमने इसमें HNO2 डाला, हमको पूरा सोल्यूशन कैसा दिखाई पड़ेगा? ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही आपको ब्लू कलर मिले, फिर आपने उसमें क्या डाला? NaOH।
आपने उसमें NaOH ऐड किया, NaOH ऐड करते ही आपको पूरा ब्लू कलर का जो सोल्यूशन था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही रेड कलर मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल आपके लिए कंफर्म। ठीक है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए भी हम लोग बिल्कुल सेम सीरीज ऑफ रिएक्शन करेंगे। पहले रेड फास्फोरस और आयोडीन लिया, तो यहाँ पर 2 डिग्री आयोडाइड बनेगा, AgNO2 लेंगे, यहां तक तो ये दोनों में सेम आएगा, तो ये आपको 2 डिग्री का NO2 मिलेगा। फिर हमने इसमें HNO2 डाला तो हमको ब्लू कलर मिला। जैसे ब्लू कलर मिला हमने इसमें क्या डाल दिया, NaOH। NaOH डालने पे कोई कलर का चेंज नहीं हुआ, नो कलर चेंज, मतलब रिएक्शन नहीं हुई, यानी अभी भी सोल्यूशन ब्लू कलर का ही है। ठीक है, तो अगर लास्ट बिल्कुल एंड तक जाने पर अगर सोल्यूशन ब्लू कलर मिलेगा तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल कंफर्म हो गया। फिर हमने लिया यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल। अब इस 3 डिग्री अल्कोहल के लिए साथ भी वही पूरी सीरीज हमने परफॉर्म किया, रेड फास्फोरस आयोडीन, तो ये हमें 3 डिग्री आयोडाइड देगा। फिर हमने इसमें AgNO2 डाला, तो ये हमें 3 डिग्री NO2 देगा। फिर हमने इसमें HNO2 डाला, HNO2 डाला तो सोल्यूशन कैसा है, कलरलेस, अभी भी सोल्यूशन कलरलेस है। NaOH डाला, अभी भी कलरलेस है। तो अगर ब्लू कलर आपको कभी मिला ही नहीं, इसका मतलब वो 3 डिग्री अल्कोहल था। तो इस तरह से आप विक्टर मेयर टेस्ट परफॉर्म करके 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया है डिस्कस करिए। चलिए, इसके बाद ये तो दोनों टेस्ट जो हमने पढ़े थे ये थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड टेस्ट है, लेकिन वो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश नहीं करता, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, द टेस्ट इज कॉल्ड हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली आयोडीन वाला लेते हैं, तो इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट के बारे में ध्यान रखिए कि दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली ऑक्सीडाइजेबल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री alcohols. Only oxidizable 1 degree, 2 degree alcohol can give this test. एक तो पहला पॉइंट। दूसरा, इसका रिएजेंट क्या होता है। अगर आप आयोडो फॉर्म कर रहे हैं तो आपका रिएजेंट होगा I2 प्लस KOH। ठीक है, या फिर आप उसको और जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते थे KOI, ऐसे भी ले सकते थे। ये मैंने आयोडो फॉर्म के लिखा, अगर कोई और है क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म तो आप Cl और Br यहाँ पर रिस्पेक्टिवली ले सकते हैं। तो ये कैसे रिएक्शन करता है, ये जैसे मैंने एक 1 डिग्री अल्कोहल लिया है जो ऑक्सीडाइजेबल है, और इसको मैंने I2 और KOH के साथ में हीट किया है, I2 एंड KOH के साथ, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है CHI3। ये क्या है, दिस कंपाउंड इज नेम एज आयोडोफॉर्म। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। और ये आयोडोफॉर्म हमको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। और जैसे येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा अल्कोहल कंफर्म हुआ। और इसके साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये मैंने एक 1 डिग्री अल्कोहल लिया था, हम यहाँ पर एक 2 डिग्री अल्कोहल भी ले सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने ले लिया CH3 CH3 OH प्लस I2 प्लस KOH।
तो ये भी क्या बनाएगा, आयोडोफॉर्म का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा और साथ में एसिटिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट बनाता है। नोट कर लीजिए, ये आपका अल्कोहल। तो यहां पर हमारा अल्कोहल चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अल्कोहल सेगमेंट, प्राइमरी अल्कोहल सॉरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की सारी रिएक्शंस हमने देख ली, उनके प्रिपरेशन मेथड, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी हर तरह की रिएक्शन हमने देखी, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, हर तरह की हमने रिएक्शन यहाँ पे कवर कर लिया है। तो हमारा अल्कोहल सेक्शन यहाँ पर पूरी तरह से खत्म है।